सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि किस तरीके से जल प्रलय से, फिलहाल तो उत्तराखंड की हम बात करेंगे, लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा जो हिमालय का क्षेत्र है वह त्रस्त है। अखबारों में आपने पढ़ा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि उत्तरकाशी में बादल फटे। जो बादल का फटना है ये आपके ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको तैयार करना है। बादल फटने का मतलब है कि बादलों में इतनी ताकत नहीं रह गई कि वह पानी के बोझ को संभाल सके और वो फट गया। जैसे चादर में अगर कोई चीज पड़ी हुई है और वो फट जाए तो उसमें जो भी चीज रखी हुई थी वह भर भरा करके जमीन पर आ जाएगी। तो बादलों में पानी भरा होता है, बादल उसके वजन को संभाल नहीं सके तो फट गया और पानी नीचे अचानक आ गया। और ये पानी कहाँ आया? खीर गंगा नदी में। चूंकि पानी अचानक आया है तो पानी में सैलाब आ गया। जब सैलाब आएगा तो सीधी सी बात है कि पानी बहुत तेजी से बहेगा, और वो भी कल्पना करके देखिए कि पहाड़ पर सैलाब आ रहा है, ढलान में तो और ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सैलाब आया और 40 सेकेंड के अंदर, केवल 40 सेकेंड के अंदर कुछ गांव धाराशायी हो गए। हर्षिल, धराली, इनके नाम अखबारों में ज़्यादा आ रहे हैं। धराली का नाम ज़्यादा आ रहा है इसलिए क्योंकि वह उत्तरकाशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस बन गया है। आबादी कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग 150 घरों की आबादी है, 500-600 लोग रहते हैं, लेकिन वो टूरिस्ट प्लेस है। अब आपके दिमाग में कोई बात आई, टूरिस्ट प्लेस है। कल दूरदर्शन पर भी और जो दूसरे चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उस पर इस घटना को बहुत विस्तार के साथ दिखाया गया है, और उसमें दो जो चित्र दिखाए गए हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं आपकी तैयारी की दृष्टि से। एक चित्र दिखाया गया है उस समय का जब धराली गांव में सैलाब नहीं आया था, यानी कि ये बादल फटने की घटना घटित नहीं हुई थी। आप उस चित्र को ध्यान से देखिएगा। मकान बने हुए हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनी हुई है, और उसके ठीक उस साइड में आगे की तरफ आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ की ढलान है, और इसके ढलान जहाँ खत्म होती है थोड़ी सी घाटी सी आ गई, वहाँ मकान बने हुए और ऊंचे ऊंचे मकान बने हुए हैं। और इसके बाद दूसरा चित्र है कि जल प्रलय के बाद, सैलाब आने के बाद अब किस तरह का दृश्य है। सफा चट, सारे मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। तो इस जल प्रलय का क्या कारण था? मुझे लगता है कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस चित्र ने बता दिया है। आप अपने दिमाग से सोचिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, ये जो धराली गांव है, देखिए होता क्या है, ये मानवीय निर्मित आपदा है। नो डाउट कि बादल फटने की जो घटना है सामान्य तौर पर तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन हो सकता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हों कि ये बादल बार बार फट रहे हैं। कभी कभी अगर बादल फटते हैं तो ठीक है भाई, क्या करेंगे, क्योंकि बहुत पहले भी फटते थे, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले 1864 में कभी फटा था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए कि 2013 में, फिर 2014 में, और फिर अभी 2025 में। तो क्या बादल हमसे नाराज हो गए हैं जो फट रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि ये प्राकृतिक घटना तो होती ही है, लेकिन उन प्राकृतिक घटनाओं की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने में, उसकी आपदाओं के संकट को गहरा बनाने में हमारा योगदान होता है। इसलिए आप इसे कहीं ना कहीं मानव निर्मित आपदा भी कह सकते हैं, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, अब देखिए कि इसकी लोकेशन क्या है। धराली गांव की मैं बात कर रहा हूं, और कितनी बार जो वैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक हैं, वो सरकार से कह चुके हैं कि भैया इस धराली गांव को शिफ्ट करो। न्यूज़ में भी कल बताया गया था कि किस तरीके से सरकार ने वहाँ एक नियम बनाया हुआ है कि जो नदी के तट हैं उससे बहुत दूर जा कर के मकान बनाए जाने चाहिए, लेकिन लोगों ने नदी के किनारे बना लिए हैं। टूरिस्ट प्लेस है ना, तो कमाई करनी है,
जीवन की कीमत पर कमाई करनी है, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करके कमाई करनी है। उसके अंतिम परिणाम हमें इस दुखद रूप में देखने को मिलते हैं। ये जो धराली गांव है, इसमें कुछ ज्योग्राफी के चूंकि तत्व हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। इसे बेसिकली लोग टाइम बम पर बैठा हुआ मानते हैं। टाइम बम पर बैठा हुआ क्यों? ये जो धराली है, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में मौजूद है। ट्रांस हिमालय, जब आप हिमालय के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ट्रांस हिमालय उसका एक विभाजन मालूम पड़ेगा, वहां समझ लीजिएगा। 4000 मीटर से ऊपर ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र माना जाता है। 4000 से ऊपर, यानी कि ऊपर का क्षेत्र तो हिमालयन है और उसके बाद जो नीचे का क्षेत्र है वो फिर ट्रांस हिमालयन में आ जाता है, जो कुछ नीचे तक चलता चला जाता है। ये जो ट्रांस हिमालयन है, यहाँ पर एक पॉइंट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये क्या होती है? ये एक दरार होती है, एक दरार जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो मैंने कहा मेन हिमालयन, और उसके ठीक नीचे का हिस्सा ट्रांस हिमालयन, और इसको जो जोड़ने वाली जो रेखा है वह है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और ये जो है भूकंप का बहुत ही संवेदनशील जोन है। और जिस पहाड़ पर खीर गंगा नदी है और वो चल करके आती है, वो 6000 मीटर ऊंचा है। अब कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए कि 6000 मीटर ऊंचे से नदी बह करके आ रही है और कहाँ आकर के धराली गांव को ध्वस्त कर रही है। 2000 मीटर का सफर करके, और वो भी ढलान का सफर, मैदान का सफर नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसे में बचाव की कोई स्थिति हो सकती है? तो दोस्तों, यहाँ आपको कुछ तो अनुमान लग गया होगा कि ठीक है, प्रकृति तो अपने ढंग से अपना काम करती ही है, लेकिन वो अपने काम को ज़्यादा क्रूरता से अंजाम दे सके, इसमें कहीं न कहीं हम सब का भी रोल होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं 2 पॉइंट पर। नंबर 1, हिमालय क्षेत्र से हमेशा, कम से कम मेंस में तो एक प्रश्न पूछा ही जाता है, हिमालय। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहाँ हमने बादल फटने की घटना की चर्चा की है, तो डेफिनेटली आपको बादल फटने के टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से तैयार करना होगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि बादल फटने की सामान्य तरीके से कि क्या घटना होती है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, या यूँ कह लीजिए कि टिहरी गढ़वाल वाला जो क्षेत्र है, मैं एक बड़े रीजन की बात कर रहा हूँ, वहाँ इस तरह की घटनाएं क्यों ज़्यादा हो रही हैं? हमने क्या ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से इन घटनाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है? इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं। देखिए, आपको 150, 200, 250 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। 3 सबसे बड़े कारण हैं, ये आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। बादल फटने की मैं बात कर रहा हूँ, भूकंप आने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1, कि हमारा जो मानसून का जो ड्यूरेशन है, जो सीजन है, वो सिमट गया है। पहले जब हम मानसून की बात करते थे तो वो होता था जून, यानी कि लगभग 15 जून से सितंबर तक। इसीलिए आप देखिए कि जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनमें पर्यटन वगैरह बंद कर दिया जाता है, कंस्ट्रक्शंस बंद कर दिए जाते हैं 15 जून से सितंबर तक। तो इतने ड्यूरेशन में पानी बरसता रहता था। अब वो सिमट करके हो गया है जुलाई और अगस्त। लेकिन जो पानी बरसने की जो टोटल जो क्वांटिटी है वो ज्यों की त्यों है। यानी कि यूं कह लीजिए कि जितनी बारिश पहले 4 महीनों में होती थी ऑलमोस्ट, अब उतनी ही बारिश 2 महीनों में हो रही है। इससे क्या होगा? पानी की जब मात्रा अधिक हो जाएगी बादलों में तो फटेगा ही फटेगा। दूसरा जो रीजन है वो है टिहरी डैम, इसको भी कहा जाता है टिहरी डैम। जब ये टिहरी डैम बनना शुरू हुआ था उस समय इसका बहुत विरोध हुआ था। ये लगभग 260.5 मीटर ऊंचा है। अब आप देखिए कि टिहरी डैम से क्या फर्क पड़ता है। बांध बन गया, उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हर पानी के क्षेत्र का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है। तो इसका जो कैचमेंट एरिया है पहले बहुत सीमित था। भगीरथ नदी की मैं बात कर रहा हूँ, भगीरथ नदी पर यह टिहरी डैम बना है, तो पहले सीमित था। अब वो कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बांध में पानी है तो उसका पानी रिस रिस करके आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रहा है। होता यह कि जब इतना ज़्यादा पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो बादल बनने की प्रक्रिया है वहाँ तेज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी है। तो वहाँ खूब बादल बन रहे हैं, खूब बादल बन रहे हैं, खूब बादल बन रहे हैं। तो इस बादल की मात्रा को भी
आकाश कह लीजिए यहाँ या बादल ही कह लीजिए सह नहीं पाते, तो फट जाते हैं। और तीसरी जो बात है, जो बहुत ही आम बात है, वो ये है कि मैदानी हिस्सों में वनों का अभाव होता जा रहा है। उत्तराखंड में 70% से अधिक क्षेत्र में वन है, लेकिन ये जो वन है ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा है, मैदानी क्षेत्रों में तब नाम मात्र को रह गए हैं। अब देखिए होता क्या है कि बादल बन गए हैं, बादल ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में बरसने के लिए उन्हें जो नमी चाहिए वो नमी मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि नमी तो मिलेगी पेड़ों से, और पेड़ वहाँ कट गए हैं। तो वो ट्रैवल करते करते पहाड़ों पर चले जाते हैं। जब पहाड़ों पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें नमी मिलती है, क्योंकि वहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं, तो वहाँ फिर वो इकट्ठे टूट पड़ते हैं। कल्पना करके देखिए कि इसी पानी का अगर थोड़ा सा हिस्सा मैदानों में बरस जाता, तो सीधी सी बात है कि फिर पहाड़ों पर जो बादल इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, पानी से भरे हुए बादल, वो कम पानी से भरे हुए बादल होते, तो बादल फटने की घटनाएं कम हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब क्या आपको लग रहा है कि सच में इसके लिए कहीं न कहीं हम सभी जिम्मेदार तो हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इस पर आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। इस विषय पर बस इतना ही। एक दोस्त हैं विश्वजीत कुमार, जो गिद्धौर गांव के हैं, झारखंड के हैं। ये हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, और इन्होंने कल ईमेल से सूचित किया है कि झारखंड के पीएससी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो विश्वजीत, इस सफलता के लिए तुमको मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत और बहुत हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने जीवन में और भी लगातार अच्छा करते रहो। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।